नमस्कार बच्चों, मैं पवन कुमार तिवारी कुमरवा इंटर कॉलेज लखनऊ से एक बार फिर आप लोगों के साथ अपनी अगली कक्षा को लेकर उपस्थित हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 3 बीज गणित का जो चैप्टर है उसको लेकर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, ये हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इस विषय पर इसके पहले भाग में चर्चा करेंगे और कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे क्या तैयारी करनी है। उसके पूर्व बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि बोर्ड परीक्षा में बीज गणित के 18 अंकों के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें 3 अध्याय आते हैं। पहला अध्याय बहुपद का है, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे। इसका दूसरा अध्याय होता है बीज गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण, और तीसरा होता है द्विघात समीकरण, जो हम इसके आगे की और कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज के इस भाग में हम जिस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनको हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सबसे पहले तो यह जानेंगे कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो इसमें सबसे मुख्य शब्द जिसके ऊपर हमको समझना है वो है रैखिक। ये रैखिक क्यों कहे गए, इसके पीछे कारण क्या है। दूसरी बात बच्चों, हम ये समझेंगे कि इन रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां क्या हैं। इसमें बच्चों कई तरह की विधियां हैं, हमें प्रत्येक विधि को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना है। उसके बाद आज हम जिस पर मुख्य रूप से, जिस विधि पर हम अपना फोकस पूरा रखेंगे, जिसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, वो होगा ग्राफीय विधि। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से भी, कि इससे प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। और फिर इस पर बेटा हम लोग, आप लोगों के लिए कुछ अपने आपस में हम लोग सीखेंगे कि कौन से प्रश्न होंगे और किस प्रकार उन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी किए हम अपने आज की कक्षा के विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको यह बताऊं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक शब्द आता है चर। यह चर क्या होता है? चर मतलब जो अचर नहीं है। अचर का मतलब जो कांस्टेंट होता है, जो फिक्स है, वो अचर, और जिसका मान बदलता रहेगा उसको हम चर कहेंगे। चर मतलब जो चलायमान है। दूसरा बच्चों, रैखिक की बात हम करेंगे। आपने बहुपद बच्चों पढ़ा होगा। बहुपद वाले चैप्टर में आपने ये देखा था कि हम कहते थे कि अगर कोई भी बहुपद जिसकी घात, अब आप किसी बहुपद की घात की जब बात करेंगे तो वो घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो वो बहुपद कहा जाता है रैखिक। रैखिक कहा जाता है। अगर घात 2 होती है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो रैखिक के लिए घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है कि 1 घात होनी चाहिए। और कितने चर होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अर्थात हम 2 चर की बात करेंगे। और बच्चों, आप जानते हैं हम चर राशियां ज्यादातर अपने अंग्रेजी के अंतिम अक्षरों को इसमें लेते हैं। तो उसमें से एक आपको मिलती है x और एक y हम ले लेते हैं। तो हमारे पास 2 चर राशियां हैं, एक x और एक y, और इसकी अधिकतम घात हमें 1 लेकर कोई अगर समीकरण बनाया जाए तो उसे कहा जाता है रैखिक समीकरण। तो बच्चों देखिए, मैंने लिखा है कि a, b और c, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये a, b, c क्या है? ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। बच्चों, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से आपके पहले अध्याय में चर्चा की है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हमने बच्चों कहा है a और b शून्य नहीं है। अब इसके बारे में बताएं कि a और b शून्य नहीं है, क्यों नहीं है, थोड़ा सा मैं इस पर अभी चर्चा करता हूं कि और चर x और y में ax प्लस by प्लस c, इस रूप में जब बच्चों कोई समीकरण लिखा मिलेगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में जब कोई समीकरण मिलेगा तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो हैं, ये दोनों को शून्य नहीं होना है। शून्य नहीं होना है, क्योंकि अगर ये शून्य हो जाएंगे तो बच्चों मान लीजिए a अगर शून्य है तो x का पद विलोपित हो जाएगा, हट जाएगा, और तब क्या होगा? ये एक चर बचेगा। 2 चर का रैखिक समीकरण आप इसे नहीं कहेंगे उस दशा में। इसलिए इन दोनों का शून्य नहीं होना आवश्यक है। और c भी कोई वास्तविक संख्या है जिसका मान शून्य हो सकता है। इसीलिए मैंने आगे आपको बताया कि शून्य नहीं होने का मतलब क्या है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग शून्य नहीं होना
चाहिए। यदि कभी भी दो वास्तविक संख्याएं आपको दी जाएं, आपसे कहा जाए किसी भी ऐसी दो वास्तविक संख्याओं को बताएं जिनका योग शून्य हो, जिनके वर्गों का योग शून्य हो जाए, तो आप ऐसी दो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ उसी दशा में प्राप्त कर सकते हैं जब वो दोनों स्वयं शून्य हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, तब हमने कहा इसका मतलब कि ये दोनों शून्य नहीं होने चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये जो समीकरण हमने लिखा है, इस समीकरण को हमने आपसे कहा था कि हम कुछ विधियों की बात करेंगे। उस विधि में बच्चों सबसे पहले हमें जब ग्राफीय विधि में जाना है तो हमें जानना है कि ये समीकरण निरूपित क्या करेगा। तो ये बच्चों अपने दिमाग में एक बात हमेशा बना के रखिए कि जब हम इसका ग्राफ अभी आपको हम बना के भी दिखाएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या निरूपित करते हैं, सदैव एक सरल रेखा को निरूपित करेंगे, सदैव एक सरल रेखा को निरूपित करेंगे। और सरल रेखा जो कहीं भी घूम के ना जाए, टूटी फूटी ना हो। देखिए, हम अगर ऐसे कह दें कि ये सरल रेखा, तो ये सरल रेखा नहीं है। सरल रेखा दो बिंदु को अगर हम स्केल से जोड़ेंगे तो ये एक सरल रेखा बनी, तो सरल रेखा होनी चाहिए। उसके बाद हमने दूसरी बात कही है कि इसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। इसके ऊपर बच्चों कोई भी हमने अगर रेखा खींची तो एक रेखा पर कितने बिंदु स्थित हो सकते हैं, तो आप कहेंगे अनंत बिंदु होते हैं। और जितने भी बिंदु इसके ऊपर स्थित होते हैं उन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे कि वो इस समीकरण के हल हैं। जो इस समीकरण को संतुष्ट करें वो उस समीकरण के हल कहे जाते हैं। तो यहां पर, और इसका विलोम भी सही है, यदि किसी समीकरण दिया है तो उसको हल करके जो बिंदु मिलेंगे वो उसके ऊपर स्थित होंगे, और अगर उस पर स्थित हैं तो उसको संतुष्ट करेंगे। यह बात हमने यहां आपको बताई है। अब बच्चों, समान चर में अब हमने एक समीकरण आपके साथ केवल डिस्कस किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यदि बच्चों ऐसे दो समीकरण आपको दे दिए जाएं, यदि ऐसे दो समीकरण बच्चों हम आपके साथ में लेंगे तो उसको क्या कहेंगे। देखिए, मैं एक समीकरण ले रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा ले लूं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बच्चों प्रतिबंध समान रहेगा जो हम पीछे पढ़ के आए कि a1 b1 a2 b2 ये शून्य नहीं होने चाहिए, ये शून्य नहीं होने चाहिए। अब बच्चों अगर हम ऐसे दो समीकरण लिख देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। जोड़े में आ गया, युग्म मतलब पेयर, इंग्लिश में इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर का मतलब रैखिक, घात एक, समीकरण हमारे पास बराबर का चिन्ह में आया है तो समीकरण हुआ। समीकरण के साथ हम लोग क्या कह रहे हैं, a1 a2 b1 b2 ऐसे दो समीकरण, तो जोड़ा हुआ, इस जोड़े को हम युग्म कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब बच्चों इसके बाद हमें इस युग्म को कैसे हल करना है और कौन सी विधियां हैं इन समीकरणों को हल करने के लिए, ध्यान रखें। बच्चों यहां पर हम एक विषय पे और चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे। मैंने आपसे बताया कि यदि दो रेखाएं आपको दी जाएं तो उनको अगर हम लोग कभी भी उनका ग्राफ खींचेंगे, उनको हम लोग अपने चित्र के रूप में निरूपित करेंगे, तो हमारे पास मुख्यतः तीन तरह की स्थितियां संभव हैं जो हमें मिलेंगी। पहली स्थिति यह है कि दो रेखाएं हम खींचें और वो दोनों एक दूसरे को काट दें, ऐसा संभव है। दूसरी स्थिति बच्चों हमको यह मिल सकती है कि एक रेखा हम खींचें और दूसरी खींचें, वो दोनों कहीं एक दूसरे को ना काटें, अर्थात उनके बीच में दूरी हमेशा समान रहे, जिसे हम कहते हैं समांतर रेखाएं। और तीसरी स्थिति बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं, अर्थात कोइंसिडेंट हो, संपाती रेखाएं हो जाएं। तो ये तीन स्थितियां ही हम अगर दो सरल रेखाओं को कभी बनाएंगे तो हमें मिलेंगी। अब हम इन्हीं तीन स्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे और इस तरह का जो हम चित्र अपने दिए हुए प्रश्नों के आधार पर बनाते हैं उसी को हम कहते हैं ग्राफीय विधि। इसी को हम ग्राफ के ऊपर बनाकर देखेंगे कि ये तीनों स्थितियां कब उत्पन्न होंगी, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कौन सी स्थिति में ऐसा होगा और इनका मतलब क्या है। तो हम इनके बारे में अभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और दूसरे बच्चों बीजगणितीय विधि होती है जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि पढ़ेंगे और वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। ये तीनों विधियों के बारे में भी चर्चा हम आगे
करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले अपनी ग्राफीय विधि के ऊपर चर्चा करते हैं कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। आइए देखिए, मैं आपको इसको समीकरण से समझाता हूं। देखिए बच्चों, हमारे पास जो समीकरण पहले दिया है वो लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 5। अब अगर बच्चों इस समीकरण में हम आपको दिखाएं कि हमने यहां एक टेबल बनाई है बच्चों, इस टेबल को आप ध्यान से देखें। अगर मैं इसमें x की जगह 1 रख दूं, x की जगह 1 रख दिया जाए, पुट x इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये 3y होगा और इक्वल टू 5 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। देखिए, हमने x को 1 रखा, y भी 1 आ गया। इसी प्रकार इस समीकरण में अगर हम x की जगह -2 रखेंगे तो y की जगह 3 आएगा। देख लें आप, अगर मैंने यहां पे लिखा x की जगह -2 लिखा तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? -4 होगा, और जब वो -4 इधर लाएंगे तो 5 में जुड़ेगा और कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और जब 9 होगा तो 3 से भाग देने पर 3 प्राप्त होगा, तो ऐसे में हमें प्राप्त हो जाएगा। न्यूनतम हमें 2 बिंदुओं की इस प्रकार की आवश्यकता होगी। आपको ऐसे x के कोई भी 2 संख्याएं आप रखकर उसके संगत y का मान जरूर ज्ञात करें, कम से कम 2, क्योंकि हमने आपको बताया किसी रेखा को, सरल रेखा को बनाने के लिए आवश्यक है 2 बिंदु। हम अपने ग्राफ को और अच्छे से निरूपित कर सकें, इसलिए मेरा सुझाव कि हम 3 बिंदु ले लें, हमारा ग्राफ और अच्छा हो जाएगा। तो हमने 3 बिंदुओं का ग्राफ यहां पर प्लॉट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ग्राफ के लिए बच्चों आपने सीखा हुआ है कैसे हम करते हैं। हम एक y अक्ष बनाते हैं, एक x अक्ष बनाते हैं। इसके ऊपर हम लोग ऐसे निशान लगाते हैं 1 2 3 4। इधर हम लोग ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4। इधर आता है -1 -2 -3। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां कितना आएगा बच्चों? -1, y अक्ष निगेटिव होगा, -2 -3 और -4। अब देखिए बच्चों, पहला बिंदु हमारा क्या है? पहली रेखा क्या है? x1 y1। तो बिंदु क्या हो गया? 1, 1। अब x1 यहां है और y1 यहां है, तो हमारा पहला बिंदु कहां मिला? ये मिल गया। और इसके बगल में आप लिख दीजिए 1, 1। ये हमारा पहला बिंदु हो गया बच्चों। इसके बाद हम दूसरा बिंदु देखेंगे। x हमारा -2 है और y हमारा 3 है, तो x -2 यहां है और y 3 कहां है? ऊपर है। तो हमको जो निर्देशांक मिलेगा वो ये मिलेगा, और इसको हम लिख देंगे -2, 3। इसके बाद बच्चों हम तीसरा बिंदु देखेंगे। x 4 है, x यहां 4 है, और उसके नीचे y उसके संगत कितना है? -1। तो वो कहां मिलेगा बच्चों? नीचे मिलेगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 4, -1। इन तीनों बिंदुओं को बच्चों स्केल से अगर आप जोड़ देंगे तो एक सीधी रेखा इनसे पास होगी, और इस रेखा के ऊपर, इसको ऐसे आपने बनाया है, और इस रेखा के ऊपर बच्चों ग्राफ बनाने के बाद समीकरण जरूर लिखें, आवश्यक रूप से लिखें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होगा एग्जामिनर को भी समझने के लिए और आपको भी समझने के लिए कि हमने किस रेखा का निरूपण किस के लिए किया हुआ है। अन्यथा हमें बार बार ग्राफ में समझने में परेशानी आएगी। दूसरा बच्चों, दूसरी इक्वेशन हमारी थी x - 2y बराबर 3। अब देखिए, इसमें x अगर हम 3 लेते हैं तो y 0 आता है। इसी प्रकार अगर हम x को 1 लेते हैं तो y -1। तो यहां भी हमारे पास 3 बिंदु हैं, हमें इसी ग्राफ में बच्चों प्लॉट करना है इसको भी। तो पहला बिंदु 3 और y कितना? 0। ना ऊपर जाना है ना नीचे, तो यह पहला बिंदु हो गया 3, 0। दूसरा 1 और y -1। तो कौन सा बिंदु होगा बच्चों? यहां मिलेगा आपको बिंदु, ये वाला बिंदु है, और ये कितना है? 1, -1। इसके बाद बच्चों हमें 0, x तो 0 हो गया, अब y कहां है? 0 ये है, और y कितना? -1.5। तो नीचे आना है इसी y अक्ष पर, और ये बीच में आ जाएगा। तो यहां आप लिख दीजिए 0, -1.5। अब बच्चों हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और ये हमारी रेखा पास हो जाएगी। और इसके ऊपर आप इसका समीकरण जरूर लिखें, x - 2y = 3। x - 2y = 3। अब बच्चों ये हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोगों को कोई समीकरण दिए जाएं तो संभव है कि हमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत न हो।
तब हमें क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा समांतर रेखाएं। और हो सकता है कि एक और स्थिति हमें ज्ञात हो, जैसा हमने भी देखा था कि एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएं। यदि ऐसा होता है तो हम ग्राफ, उस केस में हमने आपसे डिस्कस किया था और भी फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरह का ग्राफ वहां प्राप्त होगा। तो वो निर्भर करता है कि हमें x और y के गुणांक क्या दिए हुए हैं, इनके मानों पर यह निर्भर करेगा बच्चों। और ये जो निर्भरता है इसी को हमें आगे अभी पढ़ना है। तो इस ग्राफ के प्रकृति कैसी होगी, तो हमने मुख्य रूप से तीन प्रकृति, मैं बार बार आपके साथ कह रहा हूं, तीन प्रकृति की हमें यहां पे चर्चा करनी है। सबसे पहली चर्चा किस रूप की? हमें यहां कैसी रेखा मिली? प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली। कैसा है? प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो यहां पे एक हल भी होगा। कैसे निकालोगे बच्चों हल? जहां दोनों रेखाएं आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वहां से आप एक रेखा खींचिए एक्स अक्ष के समांतर और एक खींचिए वाई अक्ष के समांतर, और दोनों जहां एक्स और वाई अक्ष को काटेंगी, यहां जो भी मान होगा और यहां जो भी मान होगा, वो एक्स और वाई का जो मान इन दोनों इस बिंदु के संगत निकलेगा, वही इन दोनों समीकरणों का हल होगा। मैं अभी इसको हल करके दिखाऊंगा आगे के कुछ और प्रश्न लेकर। अभी हम सिर्फ ग्राफ बनाना सीख रहे हैं बच्चों। देखिए, अब हम आते हैं ग्राफ की प्रकृति पर। मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि मेरे पास अगर दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो बच्चों मैंने एक समीकरण आपके साथ बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूं कि हमें कैसा मिल रहा है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ध्यान रखें कि कई बार प्रश्न बोर्ड परीक्षा में ये पूछ लेते हैं कि बिना ग्राफ बनाए, बिना हल किए ये ज्ञात कीजिए कि यह समीकरण जो निरूपित कर रहे हैं दोनों रेखाओं को, इनसे किस प्रकार की रेखा निरूपित होगी। अर्थात क्या ये दोनों रेखाएं, इनका ग्राफ बनाया जाए तो इससे प्रतिच्छेद रेखाएं मिलेंगी या संपाती रेखाएं मिलेंगी या समांतर रेखाएं मिलेंगी। तो बच्चों अगर केवल प्रश्न इतना है कि ज्ञात करना है तो यह आवश्यक नहीं है कि हम उसको हल करें या उसका ग्राफ बनाएं। उसके प्रतिबंध होते हैं और वही मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। और यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न बहुत आता है परीक्षा में बच्चों। देखिए सबसे पहली चीज, इस तरह के ग्राफ में हमने क्या सीखा? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो ये समीकरण निकाय है, ये आपका जो युग्म है, इसका एक हल निकलेगा। मैंने हल निकालना अभी बताया था। एक x का मान निकलेगा, एक y का मान निकलेगा। कौन सा x y का मान? जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थीं, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इन दोनों समीकरणों का हल कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा मान है जो दोनों समीकरणों पर संतुष्ट करता है। इसके और कितने भी आप बिंदु लेंगे तो वो सब उस रेखा पर तो स्थित होंगे, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही बिंदु होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए उसको हम लोग इस समीकरण निकाय का हल कहते हैं। दूसरी बात बच्चों, तो यहां जो समीकरण निकाय है उसे हम संगत कहते हैं। संगत होगा। कैसा समीकरण निकाय होगा? संगत। इंग्लिश में बच्चों इसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। कंसिस्टेंट। तो समीकरण निकाय कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। और हमने क्या लिखा? अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है बच्चों? अद्वितीय हल का मतलब होगा कि हमें x और y का सिर्फ एक ऐसा मान मिलेगा। जब दो रेखाएं बच्चों ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी तो सिर्फ एक यही वाला ऐसा मान होगा। ये वाला जो मान है बच्चों, यही एक ऐसा मान होगा जो दोनों ही रेखाओं को संतुष्ट कर रहा है, और कहीं पर भी ये दोनों और कोई मान नहीं है जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करें। इसलिए इसे अद्वितीय हल कहा जाता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समीकरण को देख के हम कैसे जाने कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो बच्चों याद रखें इसका प्रतिबंध आप x के गुणांक दोनों के नोट कर लें, फिर y के गुणांक नोट कर लें, फिर अचर पदों को नोट करें और x के गुणांक का अनुपात निकालें, a1 बटा a2, a1 बटे a2 निकालें और फिर आप b1 अपॉन b2 कर लें। मतलब y के गुणांक का भी आप
अनुपात निकाल लें, और यदि यह दोनों अनुपात बराबर नहीं हैं, यह दोनों अनुपात यदि बराबर नहीं हैं, इस दशा में सी से कोई मतलब नहीं रहता है बच्चों। तो यदि यह दोनों बराबर नहीं हैं तो इस समीकरण निकाय से निरूपित होने वाली रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, किसी ना किसी बिंदु पर काटेंगी, और जिस बिंदु पर काटेंगी वो बिंदु उन समीकरण निकाय का हल निरूपित करेगा। तो ये ध्यान रखें बच्चों, ये जो हमने प्रतिबंध लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर सीधा प्रश्न आएगा। अभी हम एक प्रश्न भी करेंगे, पहले और प्रतिबंधों की बात कर लें। देखिए बच्चों, अगली स्थिति फिर हम आते हैं, हमारे पास दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा मैंने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, मैंने ये ले लिया। अब बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि a1 अपॉन a2 हम निकालें और b1 अपॉन b2 निकालें। हमने कहा बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। लेकिन यदि ये बराबर हो जाएं तब आप क्या करोगे बच्चों? अगर बराबर हो जाएंगी तो अब हमारा काम शुरू होता है किसका? C1 और C2 का। तो हम यह देखेंगे कि क्या C1 और C2 का अनुपात भी बराबर है। यदि ऐसा हुआ तो उससे निरूपित होने वाली रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। देखिए, यह प्रतिबंध सबसे पहले समझें। a1 अपॉन a2 मतलब x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पदों के गुणांक का अनुपात यदि बराबर है तो दोनों समीकरणों से निरूपित होने वाली रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। आप फिगर में देखें, दो रंग की लाइनें दिखाई हैं मैंने, एक के ऊपर एक, ऐसे तो दिखाई नहीं देती, इसलिए दो अलग अलग कलर से हल्का सा करके दिखाया है, और इससे आप समझ जाएंगे कि इससे दो समीकरण निरूपित हो रहे हैं और दोनों क्या होंगे? एक के ऊपर एक रेखाएं बनेंगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह प्रतिच्छेद करती हुई चल रही हैं? एक दूसरे को लगातार प्रतिच्छेद करती चल रही, मतलब अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस समीकरण के कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए, मैंने लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और हल होना, संगत का मतलब, मैंने जो शब्द बच्चों अभी लिया था कंसिस्टेंट, संगत, उसका मतलब होता है कि किसी भी समीकरण निकाय का हल हो। हल होना संगत है, तो हम ये तो कह रहे हैं कि हल है, भले वो अद्वितीय हो चाहे वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो इस रूप में क्या होगा? संगत होगा। लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर रेखाएं हैं, इसलिए हम यहां पे ये कहेंगे कि ये समीकरण निकाय कैसा होगा? आश्रित होगा, डिपेंडेंट होगा, एक दूसरे पर ये डिपेंड कर रहे हैं। और रेखाएं कैसे निरूपित हुई? समपाती रेखाएं निरूपित हुई। मतलब कैसी लाइंस हो गई? ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। तो ये दूसरा प्रतिबंध बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी तीसरी चर्चा के ऊपर, तीसरे प्रतिबंध के ऊपर। देखिए बच्चों, फिर हम लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और अब हम आपसे बात करेंगे फिर से, यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2, ये मैं आपको बता चुका हूं, पीछे आप देखिए, हम यहां से कहते चले कि बराबर नहीं है तो समपाती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और अगर ये बराबर थे तो हमने c1 c2 की तुलना की, हमने कहा वो कैसी रेखाएं हो गई? समपाती हो गई। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये दोनों तो बराबर हों लेकिन ये अचर पदों के अनुपात के बराबर ना हो, तब क्या होगा बच्चों? तब यह होगा कि ये समीकरण निकाय क्या निरूपित करेगा? देखिए, आपको समांतर रेखाएं निरूपित करेगा। समांतर रेखाएं जो परस्पर चलती रहेंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो उस दशा में क्या होगा? ये जब एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो हल कैसा होगा? नहीं होगा, यहां कोई हल नहीं। हल तभी होगा जब ये प्रतिच्छेद करें, चाहे एक जगह और चाहे सभी जगह, लगातार करती चली जाएं। तो इस रूप दशा में, समांतर रेखाओं की दशा में समीकरण निकाय का हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो समीकरण निकाय कैसा हुआ? समीकरण निकाय हो गया असंगत। समीकरण निकाय हो गया असंगत। ठीक है बच्चों? और प्रतिबंध a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, परंतु बराबर नहीं c1 अपॉन c2। ठीक है बच्चों? इसके ऊपर हम एक छोटा सा प्रश्न आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड में मिलता है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय? देखिए, kx प्लस 2y
प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा लिखा 8x प्लस 7y प्लस 16 बराबर 0। तो देखिए a1 का मान कितना है k, b1 का मान कितना 2, c1 का मान कितना 8, a2 का मान कितना 8, b2 का मान कितना 7 और c2 का मान कितना 6। समीकरण निकाय के क्या होने चाहिए? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या प्रतिबंध था बच्चों? अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल के लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। तो यहां से मान रखेंगे तो k बटे 8 बराबर नहीं 2 बटे 7, बीच में बराबर नहीं का चिन्ह चलेगा और आपको क्या मिलेगा बच्चों? k बराबर नहीं कितना गुणा कर लें 16 बटे 7। यदि k का मान 16 बटे 7 नहीं है तो यह समीकरण निकाय अद्वितीय हल देगा, और अगर बराबर है, इसके बराबर हुआ तो अद्वितीय हल नहीं मिलेगा। अर्थात k का मान इसके अतिरिक्त चाहे कुछ भी आप रख दें, सिर्फ 16 बटा 7 मत रखें, अद्वितीय हल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज थोड़ी सी चर्चा की कि हमारे ग्राफ कैसे मिलेंगे। हमें ग्राफ 3 तरह के मिले, हमने इस बारे में ये बताया आपको। कौन कौन से? मैं रिवाइंड कराता हूं आपको। सबसे पहले हमें ग्राफ कौन सा मिला? प्रतिच्छेदी रेखाएं। हमें कौन सी मिली? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा हमें क्या मिला? संपाती रेखाएं। दूसरा हमें क्या मिला बच्चों? संपाती रेखाएं। और तीसरा हमें क्या मिला बच्चों? समांतर रेखाएं। और उसके बाद हमने एक प्रश्न को किया। इस प्रश्न को करने के बाद आप यह समझें कि हमें अब एक इसके आगे हम लोग जब अगली क्लास में आपसे मिलेंगे बच्चों, तो हम इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमने अभी केवल ग्राफीय विधि की बात की है। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपसे चर्चा करेंगे किस बारे में? हम आपसे चर्चा करेंगे इसके बीजगणितीय विधियों के बारे में। और फिर हम जब ये सारी विधियां सीखते हैं, तब हमको जब एक साथ प्रश्न मिलेंगे, तब हम उन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो आज बच्चों जो हमने प्रश्न आपको दिए, इसमें अपनी एनसीईआरटी की किताब, अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलिएगा और अपनी प्रश्नावली से ग्राफ को बनाने का प्रयास करिएगा, ताकि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपसे किसी भी तरह की कोई त्रुटि बोर्ड परीक्षा में ना हो ग्राफ बनाते समय, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर कई बार प्रश्न दूसरे तरीकों से भी आते हैं, जिसकी चर्चा हमें आगे की कक्षा में करनी है। तो इसलिए ग्राफ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें बच्चों। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको आज की एक बात सब समझ में आई होगी और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। लेकिन बच्चों, इस विषम दौर में आप लोग एक बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी संदेश दें। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, ताकि हम लोग इस समय जिस महामारी से जूझ रहे हैं उससे सरकार को और हमको लड़ने में मदद मिले। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।